जैसे आज आपने पहले कहा था कि सफलता से ज़्यादा फेलियर से सीखने को मिलता है। आप ऐसे कुछ फेलियर्स के बारे में बात करना चाहेंगे? जिस दिन चंद्रयान 2 का लॉन्चिंग होने वाला था, मुझे कई लोगों ने कहा था कि साहब नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा क्यों? बोले साहब ये तो अनसर्टेन होता है, दुनिया में हर देश फेल जाते हैं, 4-4 6-6 बार करने के बाद होते हैं। आप जाएंगे और कुछ हो गया तो मैंने कहा क्या है, अपयश लेने की मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं। क्या मैं गया और हुआ ऐसा कि चंद्रयान लॉन्चिंग में हम लास्ट सेकंड बिखर गए। सारे वहां बैठे हुए लोग परेशान थे। प्रधानमंत्री को कहने की हिम्मत नहीं थी किसी की। लेकिन मैं टेक्नोलॉजी की जितनी समझ तो मैं देख पाता था कि हाँ कुछ गड़बड़ लग रही है, नहीं चल रहा है। आखिरकार एक जो सीनियर मोस्ट थे उन्होंने आके मुझे कहा साहब, मैं कहा चिंता मत कीजिए। सभी को मैं नमस्ते नमस्ते किया। मैं रात को 2 बजे कार्यक्रम था वो, मैं वहाँ गेस्ट हाउस पर गया, लेकिन मैं सो नहीं पाया। मैंने फिर से करीब आधे पौने घंटे के बाद सबको बुलाया। मैंने कहा देखिए अगर ये लोग थक ना गए हो तो मैं सुबह 7 बजे इनको मिलना चाहता हूँ जाने से पहले, क्योंकि देश को बहुत बड़ा सेटबैक था। लेकिन मैं सेटबैक से रोने धोने करके जिंदगी गुजारने वाला मैं नहीं था। मैंने कहा मैं सुबह गया और सभी साइंटिस्टों को मैंने कहा अगर कोई फेलियर है तो जिम्मेवारी मेरी है। आपने प्रयास किया, आप निराश मत होइए। और मैंने उनका जितना भी आत्मविश्वास जगा सकता हूं मैंने जगाया और चंद्रयान 3 सफल हुआ। इससे कोई सीख जो आज आप यूज़ करते हैं इस इंसिडेंट से, ऐसी कोई लर्निंग जो आज आप पॉलिटिक्स में यूज़ करते हैं? देखिए पॉलिटिक्स में रिस्क लेने के लिए बहुत तैयारी चाहिए जी। उसमें हर पल रिस्क लेना। जब मैं 1 लाख नौजवानों को कहता हूं कि आप आइए, और मैं अपना समय भी उनके लिए देना चाहता हूं जो ये लोग चाहते हैं। और मुझे लगता है कि देश को अगर ऐसे नौजवान मिल जाएं तो मेरा 2047 का जो एक मेरे मन में ड्रीम है वो पूरा करेंगे। मैं उनको मेरे लिए काम करने के लिए नहीं बुला रहा हूं, देश के लिए काम करने के लिए कह रहा हूं। अपने पॉलिटिक्स में बुला रहे हैं। लेकिन उनको फियर ऑफ अननोन जिसको कहते हैं वो न हो, इसलिए मैं उनका साथ खड़े रहना चाहता हूं कि आप चिंता मत करिए, चलिए दोस्तों। और लेना पाना बनने के इरादे से मत आइए। लोकतंत्र में राजनीति का बहुत महत्व है, उसको प्रतिष्ठा दीजिए। जितनी ज्यादा प्रतिष्ठा राजनीति को मिलेगी उतना राजनीति शुद्धिकरण होगा। हम उसको निकम्मा है, गंदा है तो फिर गंदा ही आएंगे। हम इसको प्रतिष्ठा दें, अच्छे लोग आने चाहिए। तो मेरी एक कोशिश है। ये एक बात है कि मैं आज यहाँ पे बैठ के बोल रहा हूँ कि और यंगस्टर्स को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। जब मैं खुद अपने बारे में बात करूँ तो 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि आई लाइक माई जॉब। मुझे कंपनीज में इन्वेस्ट करना, स्टॉक मार्केट्स, ये मैं बहुत टाइम 20 साल से कर रहा हूँ एंड आई रियली लव एंड एन्जॉय माई जॉब। और दूसरी चीज़ ये है कि एज समबडी हु ग्रू अप इन अ साउथ इंडियन मिडिल क्लास फैमिली, बचपन से ये कहा गया था कि मेरे आगे जो ऑप्शंस है, डॉक्टर या इंजीनियर या चार्टर्ड अकाउंटेंट तब थे, अभी शायद एक स्टार्टअप भी उसमें ऐड कर सकते हैं। बट हम सब लोगों के लिए पॉलिटिक्स इज़ अ डर्टी प्लेस। ये इतना इनग्रेन हो गया हमारी साइकी में कि ये बदलना बहुत मुश्किल है। और अगर मैं थोड़ा और सच कहूँ इसके बारे में, वो पॉलिटिशियन बनने के बाद वो एक चीज़ जो मैं बदलना चाहता हूँ, मुझे वो पता भी नहीं कि वो चीज़ क्या है। तो हम जैसे लोगों के लिए आप क्या करेंगे? मैं दूसरी तरह से देखता हूं। आपने जो अपना एनालिसिस किया वो अधूरा है। अधूरा इसलिए है कि अगर आप जो कह रहे थे वही होते तो आज आप यहां नहीं होते।
आपका एक एक मिनट रुपये पैसों का खेल होता, वो सब छोड़ छाड़ करके दिल्ली की ठंड में आप मेरे साथ अपना दिमाग खपा रहे हो, मतलब कि आप डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स इससे जुड़े हो। पॉलिटिक्स का मतलब चुनाव नहीं है, पॉलिटिक्स का मतलब हार जीत नहीं है, पॉलिटिक्स का मतलब सत्ता नहीं है, वो उसका एक पहलू है। चुने हुए जनप्रतिनिधि कितने होंगे देश में? मान लीजिए 10,000 एमएलए होंगे, 1-2 हज़ार यहाँ, सब लोग तो जिने, लेकिन राजनीति में सब लोगों की जरूरत होती है। दूसरा, आप पॉलिसी मेकिंग में होते हैं तो बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आप अपनी एक छोटी कंपनी में अच्छी चीज करके बदलाव लाएं, लेकिन अगर आपका व्यक्तित्व किसी पॉलिसी मेकर की जगह पे होगा, राजनीति में होगा, तो आप वो बदलाव पूरे देश में ला सकते हैं। तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है शासन व्यवस्था में कि आप नीतियां बना सकते हैं, नीतियों को एग्जीक्यूट करके आप स्थितियां बदले से बदल सकते हो, और अगर सही दिशा में हो और नेक ईमानदारी से करते हो तो आपको परिणाम नजर आते हैं। अब जैसे मैं बताऊं, हमारे देश में ट्राइबल के लिए तो काम हर सरकार करती आई है, लेकिन हमारे राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी वो समाज के उस तबके से आती हैं, तो मैं जब भी उनसे मिलता था तो बहुत इमोशनल हो जाती थी। आदिवासी समाज में भी अति पिछड़े जो लोग हैं उन तक कुछ पहुंचा नहीं है, और छोटे छोटे समूह है, बिखरे हुए हैं। उन्होंने मुझे कई बार कहा कुछ करना है, मैंने उनसे कहा आप मुझे गाइड कीजिए, तो उनके मार्गदर्शन में मैंने एक स्कीम बनाई, पीएम जनमन योजना। अब ये लोग ज्यादा से ज्यादा 25 लाख लोग हैं, और वो भी 250 जगह पे हैं। पॉलिटिशियन के लिए काम का नहीं है, क्योंकि उसे वोट मिलना नहीं है, जीत हार होनी नहीं है, लेकिन जीवन के लिए बहुत बड़ा है। द्रौपदी जी उस समाज को जानती थी, उन्होंने मुझे आग्रह किया और मैंने पीएम। और आज जब मैं सुनता हूं कि साहब वहां पहले ये नहीं था, अब ये हो गया, वो नहीं था, हो गया, तो मेरे मन को एक बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि जगह का क्या उपयोग हो सकता है। जिसको किसी ने नहीं पूछा उसकी पूजा करने का मुझे अवसर मिल गया। तो मैं राजनीति में अगर आप कोई अच्छे निर्णय और सही समय पर निर्णय करते हैं तो कितना बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, इसका एक उदाहरण है जी। और सर, मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ, ना ही मैं एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट हूँ। अगर मैं पॉलिसीज़ के बारे में बात करूँगा तो आई साउंड लाइक एन इडियट। इसके लिए शायद बहुत सारे मोर एक्सपीरियंस लोग हैं। बट इफ़ आई गो बैक टू फेलियर, क्या आप और दे सकते हैं? और उनसे आपने क्या सीखा फ्रॉम फेलियर्स? बचपन में भी हो सकता है, सीएम के टाइम में, पिछले 10 साल में। वैसे मुझे सेटबैक तो बहुत आए हैं। अब जैसे मैं छोटा था, शायद प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है अभी, और हमारे राज्य में शायद कोई सैनिक स्कूल शुरू हुआ। अब मुझे अखबार पढ़ने की आदत थी, तो अखबार पढ़ना मतलब एडवर्टाइजमेंट भी पढ़ता था, कोई चाहता बस पढ़ना मतलब पढ़ना। तो मेरे गांव में लाइब्रेरी थी, लाइब्रेरी में चला जाता था। तो मैंने ये सैनिक स्कूल का पढ़ा, तो फिर शायद उस समय 1 रुपया का मनी ऑर्डर करके वो सारा मंगवाया मैंने। अब वो सब अंग्रेजी में इतना बड़ा आया, अब हमें कुछ आता नहीं था। तो मेरे यहाँ एक रासबिहारी मणियार करके हाई स्कूल के प्रिंसिपल थे,
लेकिन मेरे घर से कोई 300-400 मीटर दूरी पर रहते थे। तो जाते आते उनका घर देखते थे और हम उस बचपन में तो बहुत बड़े लगते थे हमें। तो एक दिन मैं उनके घर पहुंच गया। मैंने कहा मुझे समझ नहीं आता है, अगर कोई मुझे समझाए तो। अब वो बड़े दयालु थे। तो कहा तुम चिंता मत कर बेटा, मैं तुम्हारी चिंता करूंगा। तो उन्होंने सारा देखा और मुझे कहा देखिए ये स्कूल है, सैनिक स्कूल है, ऐसा उसका एक इंटरव्यू होता है, एग्जाम होता है, पास होता है वगैरह, जाते हैं। बाद में मैंने मेरे पिताजी को कहा, तो मेरे पिताजी ने कहा नहीं नहीं, हाँ हमारे पास पैसे वैसे नहीं है, कहीं जाना वाना नहीं है, अपने गांव में ही रहो। अब वो मेरे मन में पता नहीं, एक सैनिक स्कूल एक बहुत बड़ी चीज होती है देश के लिए, नहीं कर पाया। तो मुझे लगता है कि शायद वो पहला ही मेरे मन में एक सेटबैक आया कि मैं ये भी नहीं कर सकता हूँ। यानी जीवन में मैं से एक एक चीज देखूं। मुझे याद है, मेरे मन में इच्छा थी एक साधु जीवन जीने की इच्छा बड़ी, लेकिन मैं नहीं कर पाया। और मेरा पहला प्रयास तो था कि मैं रामकृष्ण मिशन में अपने आप को जोड़ूं। स्वामी आत्मस्थानंद जी ने जो 100 साल उनके जीवन रहा, अभी स्वर्गवास हुआ, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ कहा है, स्वामी आत्मस्थानंद जी ने, क्योंकि मैं उनके पास रहा। लेकिन रामकृष्ण मिशन के कुछ नियम थे, मैं उस क्वालिफिकेशन में बैठता नहीं था, तो मैं वहाँ फिट नहीं हुआ, तो मुझे मना कर दिया गया। लेकिन मैं निराश नहीं हुआ। मेरे लिए मेरा सपना अधूरा रह गया, लेकिन मैं निराश नहीं हुआ। मैं सेटबैक ही था मेरे जीवन में, ऐसे ही भटकता रहा, फिर और कहीं कुछ संतों महंतों को ढूंढता रहा। वहां भी कुछ सफलता नहीं मिली, एक प्रकार से मैं कह सकता हूं। तो फिर लौट के आ गया। शायद नियति ने कुछ ऐसे ही सोचा होगा, तो मुझे इस राह पर ले गई नियति। तो जीवन में सेटबैक तो आते ही हैं ऐसे। और ये सेटबैक्स ने आज आपकी पर्सनालिटी में एक महत्वपूर्ण पार्ट प्ले किया है, जैसे आपकी पर्सनालिटी आज है, और उनसे आपने क्या सीखा? मैं बताता हूँ। मैं जब आरएसएस में काम करता था, तो उस समय एक नई नई एक पुरानी जीप ली आरएसएस वालों ने। तो मुझे ड्राइविंग आता था, यानी सीखा था मैं नया नया। अब मैं ट्राइबल बेल्ट में हमारे एक संघ के अधिकारी को लेकर के ट्रैवल कर रहा था। तो उकाई डैम से हम वापस आ रहे थे, तो काफी ढलान थी। तो मैंने सोचा पेट्रोल बच जाएगा, तो मैंने गाड़ी बंद कर दी और जाएगा नीचे, गाड़ी तो चली जाएगी। मुझे ज्ञान नहीं था कि इसके कारण मेरी मुसीबत कैसी आएगी। व्हीकल अनकंट्रोल हो गया, ब्रेक लगाए तो भी मुसीबत थी, क्योंकि तेज गति एकदम से पकड़ ली। मशीन बंद किया हुआ था तो कोई कंट्रोल ही नहीं था। बच गए, लेकिन मेरे बगल वालों को भी पता नहीं चला कि मैंने ऐसा पाप किया है। लेकिन बाद में मैंने सीखा कि भाई ये खेल बंद करो। तो सीखते हैं, हर गलती से सीखते हैं। तो मैं बिल्कुल साफ मानता हूं कि अनुभवों से ही जिंदगी का जितना ज्यादा संवरना होता है, वो अनुभव से होता है जी। और मेरा सद्भाग्य रहा है कि मैं एक कंफर्ट जोन में जिंदगी मैंने बिताई नहीं, हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर ही रहा। और जब कंफर्ट जोन से बाहर रहा तो मुझे पता था कि मुझे कैसा करना है, कैसे जीना है। ऐसी कोई स्पेसिफिक रीजन, इज देयर अ रीजन कि आज आप ऐसे सोचते हैं कि आपको कंफर्ट जोन में नहीं रहना है? मैं शायद अनफिट हूं कंफर्ट के लिए, ऐसा ही लग रहा है।
बट आपने ऐसे भी सोचा है कि क्यों? आपको क्यों लगता है कि आप अनफिट है कंफर्ट के लिए? मैं जिस जीवन को जी करके आया हूं ना, इसलिए मुझे बहुत बड़ी चीजें हैं मेरे लिए। मुझे छोटा सा भी मेरे मन को संतोष देता है, क्योंकि मेरा जीवन का जो बचपन का जो व्यक्ति का एक मन तैयार हो जाता है, उससे वो बाय एंड लार्ज उसको लगता है कि संतोष है, बाय एंड लार्ज लगता है संतोष है। क्या आपको ऐसा भी लगता हो सकता है कि कंफर्ट कम्स इन द वे ऑफ अचीविंग योर एंड गोल? ज्यादातर तो मैं मानता हूं कि जीवन में कई लोग विफल इसलिए होते हैं कि वो कंफर्ट जोन के आदी हो जाते हैं। जो लोग कंफर्ट जोन से इवन एक बड़ा उद्योगपति भी अगर रिस्क नहीं लेता है, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आता है, उसके कंफर्ट जोन के लेवल अलग होंगे, तो कालक्रम पे वो खत्म हो जाएगा जी। उसको बाहर आना ही पड़ेगा। और जो जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रगति करना चाहता है, उसने कंफर्ट जोन का आदी नहीं बनना चाहिए। रिस्क लेने की उसकी जो मनोभूमिका है हमेशा हमेशा उसका ड्राइविंग फोर्स होती है जी। और ये एंटरप्रेन्योरशिप में भी सेम थिंग है, जो ज़्यादा रिस्क ले सके ही डज बेटर। क्या सर आपकी लाइफ में आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी टाइम के साथ बढ़ रही है? मुझे लगता है मेरी जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है उसका अभी फुल यूटिलाइजेशन हुआ ही नहीं है, बहुत कम हुआ है। मेरी बहुत रिस्क टेकिंग कैपेसिटी शायद अनेक गुना ज्यादा होगी। इसका कारण है कि मुझे परवाह ही नहीं है। मैंने अपने विषय में कभी सोचा ही नहीं है जी। और जो खुद के लिए नहीं सोचता है उसके पास रिस्क टेकिंग कैपेसिटी का कोई यानी बेहिसाब होती है। मेरा केस ऐसा है। अगर आप आज के दिन आज मैं ये नहीं हूं, कल ये नहीं रहूंगा तो मेरा क्या होगा, कोई लेना देना ही नहीं है मेरा तो।